दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत आरओ की पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला के तहत दोस्तों हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बायो और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ऑलरेडी कवर कर लिया है। दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट देखेंगे। क्या है? वह है हमारा फिजिक्स, जिससे संबंधित दोस्तों काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा। हम लोग अच्छी तरीके से इस सब्जेक्ट के सारे प्रश्नों को कवर करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है चलिए देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों मात्रक या इकाई। क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है मात्रक या इकाई। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है दूरी का। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष मात्रक है इकाई दूरी का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? देखो तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। क्या है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक नैनोमीटर होता है। क्या है? एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा है चलिए ध्यान से देखिएगा पांचवें नंबर प्रश्न को। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केल्विन। जो दोस्तों हमारा केल्विन जो पैमाना है यह इसका ऋणात्मक मान नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे छठवें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सेंटीग्रेड जो है वह उष्मा की इकाई नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भौतिक राशियां और इकाइयों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेल करेंगे। त्वरण दोस्तों हमारा सुमेल हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बल हमारा सुमेल हो जाएगा न्यूटन से। कृत कार्य हमारा सुमेल हो जाएगा जूल से। आवेग हमारा सुमेल हो जाएगा न्यूटन सेकंड से। ठीक है, फिर देखेंगे। त्वरण हमारा सुमेल हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बल हमारा सुमेल हो जाएगा न्यूटन से। कृत कार्य हमारा सुमेल हो जाएगा जूल से। आवेग हमारा न्यूटन सेकंड से। इस प्रकार हम लोगों ने सारे ऑप्शंस को सुमेल कर लिया है। चलिए इसका आंसर भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे आठवें नंबर प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, इकाई और उसके मात्रक। ठीक है, वाट हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों शक्ति से। वाट हमारा सुमेल हो जाएगा शक्ति से। नॉट हमारा सुमेल हो जाएगा समुद्री जहाज की गति से। नॉट हमारा सुमेल हो जाएगा समुद्री जहाज की गति से। नॉटिकल मील हो जाएगा दोस्तों नौ संचालन से। कैलोरी हो जाएगा उष्मा से। वाट हमारा शक्ति से। नॉट हमारा समुद्री जहाज की गति से। नॉटिकल मील नौ संचालन से। कैलोरी हो जाएगा हमारा उष्मा से। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 4, 3, 2 और 1। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। क्या है? डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों मापा जाता है ओजोन सांद्रता। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए, ओजोन सांद्रता। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा नया टॉपिक है दोस्तों मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र एवं पैमाने। चलिए पहला प्रश्न इसके तहत हम देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपकरण, यंत्र और मापन की गई राशि। मीटर से हम लोग मापेंगे दोस्तों धारा को। हाइग्रोमीटर से मापेंगे सापेक्षिक आर्द्रता को। स्प्रिंग तुला से हम नापेंगे भार को। और बैरोमीटर से नापेंगे दाब को। ठीक है, अमीटर से हम मापेंगे दोस्तों धारा को। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को। बैरोमीटर से दाब को। और स्प्रिंग तुला से भार को। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 3, 4, 2 और 1। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेल होगा दोस्तों वह है हमारा थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से। ठीक है, जो थर्मो रेजिस्टर है वह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से सही सुमेल है, बाकी के ऑप्शन सही सुमेल नहीं है दोस्तों। ठीक, देख लीजिए थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। क्या है? कह रहा है कि रडार उपयोग में आता है। तो रडार उपयोग में आता है दोस्तों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। क्या है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग होता है। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? कह रहा है कि अगला टॉपिक है द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति। क्या है? द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति। पहला है हमारा दोस्तों, पहला क्वेश्चन कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। क्या है? एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न? ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था। क्या है? प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था ऑप्शन ए न्यूटन ने। क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन ने इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह न्यूटन के तृतीय नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन ने इसका। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। क्या कह रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। क्या है? जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। यह कथन हमारा सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कारण क्या कह रहा है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। क्या है? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। यह कारण जो है यह सही दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, कारण जो है हमारा वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए बढ़ेंगे पांचवें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो समय, चाल और दूरी हमारी अदिश राशि है दोस्तों, जबकि विस्थापन हमारी सदिश राशि है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी सदिश राशि है, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा छठा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4/9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा। क्या है? दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4/9 है तो उनके वेगों का अनुपात होगा दोस्तों 2/3 होगा। ठीक है, 2/3। चलिए बढ़ेंगे सातवें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा सातवां नंबर प्रश्न? देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। क्या है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है जो वह है स्थूल पदार्थों के गुण, नया टॉपिक है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? पहला पॉइंट है दोस्तों लोगों के आवागमन के संबंध में, दूसरा है लोगों के जुड़ाव के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीसरा नंबर पॉइंट दोस्तों गलत है। पहला और दूसरा पॉइंट लोगों के आवागमन के संबंध में यह भी सही है और लोगों के जुड़ाव के संबंध में यह सही है, लेकिन लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में यह हमारा गलत पॉइंट है। इस प्रकार हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। चलिए हम ऑप्शन भी देख लेंगे इसके क्या क्या दिए गए।
चलिए दोस्तों, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे हमारे ए, केवल 1 और 2। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्फाल्ट। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा एस्फाल्ट। हमारा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एस्फाल्ट। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। क्या है? एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इस जल में कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा। क्या है? इसका जल में भार होगा। तो इसका जल में भार होगा दोस्तों 0। ठीक है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा 0। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों लाइट, यानी कि प्रकाश। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। यह पॉइंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। क्या दिया है? दूसरा नंबर पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट दिया गया है दोस्तों कि प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। क्या है? प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यह सही है। फिर कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, चौथा कह रहा है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। यह हमारा पॉइंट दोस्तों गलत है। चौथा नंबर पॉइंट जो है यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। पहला पॉइंट ये था, ये हमारा सही है। दूसरा पॉइंट प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यह भी सही है। तीसरा पॉइंट प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्ण आभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मरीचिका का बनना उदाहरण है। क्या है? मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल आंतरिक परावर्तन का। क्या है? कुल आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्या है? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है दोस्तों वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है। कह रहा है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा, यानी कि आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का कम प्रकीर्णन। ठीक है, आकाश के नीला दिखने का कारण है कम प्रकीर्णन। ठीक है, कम प्रकीर्णन। तो इसका पहला पॉइंट सही है। फिर कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा यह सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3 सही हैं। यानी कि आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का कम प्रकीर्णन और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। 1 तथा 3 सही हैं, जबकि दूसरा पॉइंट हमारा गलत दिया गया। ऑप्शन बी 1 तथा 3 सही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि जल में वायु का बुलबुला, क्या? जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। ठीक है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है दोस्तों अवतल लेंस की भांति। ठीक है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे
चलिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। क्या है? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई का आधा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि दृश्य वर्णक्रम में, क्या है? कह रहा है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। क्या है? दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बैगनी। ठीक है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है दोस्तों, तो वह है बैगनी। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है वह है बैगनी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जबकि सबसे यदि अधिक पूछे दोस्तों तो उसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा लाल, जबकि सबसे कम बैगनी का। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है दोस्तों। तो कह रहा है कि रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब दोस्तों निम्नलिखित पर बनता है, तो यह बनता है दोस्तों रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सफेद प्रकाश में, क्या है? सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। कह रहा है कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, रेड। ठीक, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। कह रहा है मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड। इसका सही आंसर है दोस्तों कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। कह रहा है कि कितना तापमान होने पर, अगला टॉपिक है उष्मा एवं उष्मागतिकी। ठीक है, कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों -40। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। कह रहा है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकॉल इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 3रा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, क्या कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो यह सही है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। फिर कारण कह रहा है कि हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, यह भी सही है। और हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, यह भी सही है, यानी कि कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा 4था नंबर प्रश्न कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि कह रहा है कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है,
श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं दोस्तों, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, कथन और कारण। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। चलिए दोस्तों फिर से देखेंगे, कह रहा है कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, यह हमारा कथन सही दिया गया है दोस्तों। फिर कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। ठीक है, क्या कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, यह सही है। कारण कह रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। दोस्तों कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये दोनों कथन और कारण सही दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सोनार। ऑप्शन डी यानी कि सोनार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि विकिरण के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकिरण के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से। चलिए देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। क्या है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की प्रबलता आयाम से ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता आयाम से ज्ञात की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयाम। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयाम। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्या है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों औरक्त। ठीक है, औरक्त इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरक्त। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों टेलीविजन प्रसारणों में, क्या है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति आरोपण। ठीक है, आवृत्ति आरोपण। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति आरोपण। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। क्या है, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं दोस्तों, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है, अगला जो हमारा चैप्टर है दोस्तों विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि करंट। ठीक है, पहला है दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को, चलिए
कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो पहला है, चलिए इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या है, यहाँ दिया गया है, चलिए देखेंगे, रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। क्या है? दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, यानी कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ठीक, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों दोस्तों, एक जैसे बल्ब, तो हमें अधिक रोशनी प्राप्त होगी। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो इसमें दोस्तों दोनों आंसर सही होगा, यानी कि डायनमो भी और विद्युत मोटर भी। डायनमो भी और विद्युत मोटर भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है दोस्तों, डायनमो और विद्युत मोटर। ठीक है, दोनों इसका आंसर सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है दोस्तों, डायनमो और विद्युत मोटर। ठीक है, जिस हिसाब से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यदि डायनमो हो तो आप डायनमो टिक करिएगा, यदि विद्युत मोटर दिया हो तो विद्युत मोटर टिक करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है चालकता। क्या है? अगला टॉपिक है चालकता। कथन क्या दिया गया है? कथन और कारण का प्रश्न है। कथन दिया गया है दोस्तों कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ठीक है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। तो यह कथन हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कारण क्या कह रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। कारण भी दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जर्मेनियम। ऑप्शन बी, यानी कि जर्मेनियम जो है दोस्तों वह ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? जर्मेनियम। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी देखेंगे दोस्तों। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस ने, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे ने। ठीक है, जबकि दोस्तों परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी दिया गया है, यह गलत सुमेल है। ठीक है, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस ने और सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे ने, यह तीनों सही सुमेलित है। जबकि परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है जीटी सीबोर्ग। कौन? परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण से संबंधित हैं जीटी सीबोर्ग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सूर्य से उत्पन्न, क्या है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है, हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा? चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। कह रहा है कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। क्या है? कह रहा है कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है,
और फिर कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, यह गलत है दोस्तों। और कह रहा है कि रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है दोस्तों, यह हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन जो पहला पॉइंट है यह सही हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, यह सही है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि कल्पक्कम प्रसिद्ध है, तो कल्पक्कम प्रसिद्ध है दोस्तों परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। क्या है? कल्पक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, ऑप्शन ए। और कल्पक्कम कहाँ स्थित है दोस्तों? यह स्थित है तमिलनाडु में। चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा 5वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो यह गलत है दोस्तों। फिर कह रहा है कि साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। क्या है? साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, यह हमारा दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, यह हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा सही है। चलिए बढ़ेंगे तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ। कह रहा है कि वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। क्या है? वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा सही है, पहला पॉइंट गलत दिया गया है। साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, यह पॉइंट सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, यह भी पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों? अगला जो है हमारा वह है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि माउस है। क्या है? कह रहा है कि माउस है, तो माउस है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था। क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था दोस्तों, तो ऑप्शन डी है लकड़ी का, ऑप्शन डी लकड़ी का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न, देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि लाइफाई का विस्तृत रूप है लाइट फिडेलिटी, यानी कि प्रकाश तदरूपता। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। ठीक है, तो यह भी हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, यह भी सही नहीं दिया गया है। फिर कह रहा है कि लाइफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा सही है दोस्तों, और ऑप्शन ए भी सही है। लेकिन कह रहा है कि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट दोस्तों गलत दिए गए हैं। ए पॉइंट जो है लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी है, यह सही है, और लाइफाई द्वारा 10 GB प्रति सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है, यह भी हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसका बी एवं डी दोनों ऑप्शन गलत है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 5वां नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है दोस्तों देहरादून उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह
कह रहा है कि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 8वां नंबर की कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। क्या है? कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं दोस्तों। तो पहला है सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक, ठीक है। पहला है सेमीकंडक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक और तीसरा दिया गया है दोस्तों हमारा सर्वर, चौथा दिया गया है ऑप्टिकल। तो इसमें सही आंसर दिया गया है दोस्तों कि कंप्यूटर में जो स्मृति के प्रकार हैं दोस्तों वह है सेमीकंडक्टर पहला, दूसरा है मैग्नेटिक और चौथा है ऑप्टिकल। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि WLL का अर्थ है। क्या है? कह रहा है कि WLL का अर्थ है। तो WLL का अर्थ है दोस्तों वायरलेस इन लोकल लूप। क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप दोस्तों WLL का अर्थ है, वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। क्या है? कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है। तो बिट्स में क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? बिट्स से कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। चलिए कह रहा है 11वां नंबर प्रश्न की 1 MB मेमोरी है। क्या है? कह रहा है कि 1 MB मेमोरी है। तो 1 MB मेमोरी है दोस्तों 1024 किलोबाइट्स। क्या है? 1 MB मेमोरी है 1024 किलोबाइट्स, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट बराबर दोस्तों 8 बिट्स, यह सही है। 1 किलोबाइट दोस्तों बराबर 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, यह सही दिया गया है। लेकिन 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स दोस्तों यह गलत सुमेल है। और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स, यह भी सही सुमेलित है, ठीक है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, यह भी सही है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, यह भी सही है। 1 गीगाबाइट 1024 किलोबाइट्स, यह गलत है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, यह सही सुमेल है। तो हमारा जो नहीं सुमेल है वह है ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। चलिए 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि LAN लैन का तात्पर्य है। क्या है? LAN लैन का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का तात्पर्य है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे। हमारा 14वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कह रहा है कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। तो CPU दोस्तों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, यह हमारा सही नहीं है, ठीक है। यह कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, यह दोस्तों कंट्रोल नहीं हो जाएगा, यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, यह सही है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, यह भी सही है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कह रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कंपाइलर। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि कंपाइलर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
कह रहा है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से देखेंगे, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। ठीक है, इसका देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडेम। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है। क्या है? मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है दोस्तों टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। क्या है? जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। चलिए, कह रहा है कि रोम मेमोरी है। क्या है? रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। क्या है? रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है यह सही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वह है दोस्तों फिंगर। वह है फिंगर। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है दोस्तों हमारा फिंगर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 21 नंबर की तरफ। कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉजिकल सिद्धांत पर। क्या है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी, लॉजिकल सिद्धांत पर। चलिए बढ़ेंगे 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आईआरसी का तात्पर्य है। क्या है? आईआरसी का तात्पर्य है। तो आईआरसी का तात्पर्य है दोस्तों इंटरनेट रिले चैट। क्या है? इंटरनेट रिले चैट इसका सही आंसर हो जाएगा। आईआरसी का तात्पर्य है दोस्तों इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले चलिए दोस्तों, कह रहा है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। क्या है? कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है दोस्तों अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी से। ठीक है, 24वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है 24वां नंबर प्रश्न? कह रहा है कि ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेट वर्म है। क्या है? ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेट वर्म है दोस्तों। तो नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। ठीक है, इंटरनेट के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्स नेट वर्म है, नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 25वें नंबर प्रश्न की तरफ। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 25वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 25वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। क्या है? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है दोस्तों ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक टोकते हैं इसको। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम फिजिक्स का जो पूरा सारे प्रश्न है उसको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।